राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो हम एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी का 7th एडिशन कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। उन 2 लेक्चर्स में हमने कंपनी रूल को पढ़ा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्राउन रूल। ओके, अब देखो यहाँ पे हमने देखा था कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में ट्रेड पर्पज से इंडिया आते हैं, ठीक है। बट उनका मोटिव धीरे धीरे ट्रेड से चेंज होकर रूल करने पे आता है। वो रूल करने लगते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही होती है। तो क्राउन रूल क्यों आता है? कहने का मतलब है कि डायरेक्टली क्राउन क्यों इंटरफेयर कर रहा है इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कंटिन्यू क्यों नहीं कर रही, मतलब देश में गवर्नमेंट कैसे चेंज हो रही है, पार्टी क्यों बदल रही है, क्या ऐसा हो गया, तो वो देखते हैं हम। तो देखो क्राउन रूल आता क्यों है। क्राउन रूल चलता है हमारा 1858 से 1947, मतलब कंपनी ने रूल किया है आपकी 1773 से 1857 और 1857 आपको पता होगा ये टर्निंग पॉइंट होता है हिस्ट्री का। 1857 में होता है एक रिवोल्ट, सिपॉय म्यूटिनी। सिपॉय म्यूटिनी देखो, स्टार्टिंग जो इमीडिएट कॉज होता है ना वो होता है कि एक कार्ट्रिज यूज करते हैं वो लोग राइफल में, जो सिपॉयस होते हैं उस टाइम पे, और उसमें कहते हैं कि बीफ होता है, मतलब गाय का मांस होता है, और पिग का मांस होता है, सुअर का मांस होता है। अब क्योंकि जो सैनिक हैं उसमें हिंदू भी होते हैं मुस्लिम भी होते हैं, तो हिंदुओं के लिए गाय पूजनीय होती है और मुस्लिम्स में पिग बैन होता है। तो इन दोनों लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती। तो ये इमीडिएट कॉज होता है कि सिपॉयज होते हैं वो विद्रोह कर देते हैं, रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। बट बहुत और भी रीजन थे इसके पीछे। कंपनी जो थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी, वो क्या कर रही है लगभग सबको समझ में आ चुका था। क्यों? क्योंकि उसने टेरिटरीज को एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का यूज कर रहे थे वो, कि किसी राजा का अगर रियल हायर नहीं है तो उसका स्टेट हमारा हो जाएगा। झांसी की रानी के बारे में अगर आपको पता हो, ठीक है, तो उनका भी स्टेट इन्होंने ऐसे ही लेने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोह किया था। वो भी 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने लगी थी और सब्सिडरी अलायंस भी लेकर आ रहे थे। तो जो एक अपनी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज है ना उसको इतनी स्पीड में बढ़ा रहे थे कि लोगों को समझ में आने लगा था और लोग चिढ़ रहे थे, ठीक है। तो छोटे छोटे लेवल पे बहुत सारे दुश्मन इकट्ठा हो गए थे और सब मिलकर विद्रोह स्टार्ट कर दिया। 1857 में एक बड़ा रिवोल्ट होता है सिपॉय म्यूटिनी, या 1857 का रिवोल्ट बोलते हैं इसको। इसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। ये पहला वॉर होता है जब इंडियंस ट्राई करते हैं इंडिपेंडेंस पाने का ब्रिटिशर्स से। अब देखो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से कंपनी के लिए विद्रोह हो जाता है, तो ब्रिटिशर्स का जो बना बनाया प्लान था उसको तो पानी फिर जाएगा। अब ब्रिटिशर्स करेंगे क्या? अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? इतनी आसानी से तो हार नहीं मानते। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि चलो हम इंडियंस के पास जाते हैं और बोलेंगे अच्छा ऐसा हो गया है, इस पार्टी ने ऐसा किया, डोंट वरी, पार्टी बदलेगी और हम आएंगे और हम क्या करेंगे, अच्छी गवर्नमेंट लेके आएंगे। ये बिल्कुल आज की पॉलिटिक्स की तरह है कि जैसे मान लीजिए कि कांग्रेस है और कांग्रेस में राहुल गांधी जी कुछ गड़बड़ करते हैं, तो सोनिया गांधी जी आकर क्या बोलेंगे, अच्छा अरे वो नालायक बेटा है मेरा, वो अच्छे से कुछ कर नहीं पाता है ना, डोंट वरी, हम आएंगे और अच्छी गवर्नमेंट लेकर आएंगे और हम सब सही कर देंगे देश में। तो वैसे ही क्या होता है, ब्रिटेन का जो क्राउन होता है, मतलब डायरेक्ट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होती है वो डायरेक्ट इंटरफेयर करती है इंडिया में और क्या बोलती है कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसा कुछ नहीं करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम अबॉलिश कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम वापस घर भेज रहे हैं और अब यहाँ पे गवर्नमेंट कौन चलाएगा, तो हम चलाएंगे, मतलब क्राउन चलाएगा। ओके, जब क्राउन गवर्नमेंट चलाएगा तो कैसा गवर्नमेंट होगा, गुड गवर्नमेंट आएगा, अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके डायरेक्ट ब्रिटेन इंटरफेयर करता है या डायरेक्ट क्राउन रूल आता है इंडिया में। क्यों? क्योंकि ये जो हो रहा था पहला विद्रोह था, पहले 5 इंडियंस ने विद्रोह किया था, तो ब्रिटिशर्स की हालत टाइट हो गई थी। तो करते क्या वो, ईस्ट इंडिया को अबॉलिश करने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। तो अब देखेंगे फीचर्स क्या है 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट।
ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आता है और उसके थ्रू क्या किया जाता है, पहला काम देखो अभी तक क्या होता था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते थे। हमने देखा था कि 1833 के एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में वो पोस्ट कन्वर्ट कर दी जाती है, क्योंकि वो फाइनल सेंट्रलाइजेशन होता है। अब क्या करते हैं लोग, सोचते हैं कुछ तो करना पड़ेगा ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाया है हमने, तो देश में कुछ तो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की पोस्ट को हटाकर हम क्या कर रहे हैं, वायसरॉय ऑफ इंडिया करते हैं। ठीक है, अब से कंट्री में गवर्नर जनरल ना होकर वायसरॉय होंगे। ठीक, और वो वायसरॉय जो होंगे वो होंगे कौन, वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होंगे ब्रिटेन के। ठीक है, मतलब ये ब्रिटेन का आदमी है। हमारे देश का पीएम जिसे बनाया जा रहा है वो ब्रिटेन का आदमी। अब सोच कर देखो, करेंगे तो हम बनाएंगे तो अभी भी उन्हें गुलाम है। ठीक, तो पहले जो वायसरॉय होते हैं वो लॉर्ड कैनिंग होते हैं। इसमें याद रखने का एक तरीका है, बहुत ही चतुराई के साथ उन्होंने ये सब काम किया ब्रिटेन में, ब्रिटिश क्राउन ने, और हमें कुछ पता भी नहीं चला कि हो क्या है हमारे साथ, पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग होता है ना, कैनिंग मतलब चतुर, तो ये लॉर्ड कैनिंग से कैनिंग। ठीक है, चलो नेक्स्ट ये करते हैं, डबल गवर्नमेंट को खत्म कर देते हैं। अच्छा, डबल गवर्नमेंट कंपनी में आता है, क्यों, क्योंकि वहां पे एक तो कॉमर्शियल फंक्शन और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, दोनों को रिकॉग्नाइज किया जाता है। अब कॉमर्शियल फंक्शन रहा नहीं, कंपनी रही नहीं, तो डबल गवर्नमेंट को हम क्या करेंगे, इसको तो एंड करना ही पड़ेगा, इसको भी एंड कर दिया, चलो दूसरा काम भी हो गया। तीसरा काम ये क्या करेंगे, एक नया ऑफिस बनाते हैं, और वो ऑफिस होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। अब ये कौन है, देखो सिस्टम गवर्नमेंट का चलता कैसे, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया पे सेंट्रल में पीएम होते हैं, पीएम चुने हुए हैं, ठीक है, इलेक्शन लड़कर आता है। और उसी के साथ में अगर हम ब्यूरोक्रेसी की बात करें तो यहाँ पे कौन होता है, चीफ सेक्रेटरी, सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर। स्टेट में बात करें तो सीएम होता है, ठीक है, सीएम के साथ भी सेक्रेटरी लगे होते हैं। अगर हम विलेज लेवल पे बात करें तो प्रधान होता है, प्रधान के साथ भी सचिव होते हैं, है ना, सेक्रेटरी होते हैं। अब अगर ये किसी को ना पता हो, आई थिंक सबको पता होगा क्योंकि पंचायत तो सबने देखी होगी, है ना, पंचायत में कौन होते हैं, सचिव जी, तो ये सेक्रेटरी ही होते हैं। कहने का मतलब है कि इधर कौन है, ये चुने हुए लोग हैं जो इलेक्ट होकर आ रहे हैं, पॉलिटिक्स के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, चुनकर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, है ना, इनका एग्जाम हो रहा है। तो ये पैरेलल सिस्टम चलता है। उस टाइम भी यही था, क्या था, वायसरॉय जो था वो देश का पीएम था उस टाइम, ठीक है, अभी के देश के पीएम से आप कंपेयर कर लीजिए, लेकिन जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको आप चीफ सेक्रेटरी से कंपेयर कर लीजिए। ओके, अब ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है ये है कौन, ये मेंबर है ब्रिटेन कैबिनेट का। ये ब्रिटेन कैबिनेट का मेंबर है तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सिंपल सी बात है, ब्रिटेन पार्लियामेंट के लिए। ओके, अब ये इंडिया की सारी खबर कि इंडिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, वायसरॉय कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये कहाँ तक पहुंचाएंगे, ब्रिटेन में, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो वायसरॉय पे नजर रखने के लिए एक ऑफिस बनाया गया और वो बनाया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। अब क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले काम कर लेगा, नहीं, उसके अंदर हमने बनाई 15 मेंबर की काउंसिल। अभी भी तो यही होता है, चीफ सेक्रेटरी अकेले थोड़े काम कर लेता है, उसके अंदर पता नहीं कितने सारे आईएएस ऑफिसर रहते हैं। तो वही हमने किया, 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई, और वो जो काउंसिल है उसका काम क्या होगा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करना, ठीक है। और उसके हेड कौन होंगे, वो जो काउंसिल बनी है 15 मेंबर की, उसके हेड कौन होंगे, सिंपल सी बात है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे, उनके बिना कोई डिसीजन लिया ही नहीं जाएगा। और ये जो बॉडी थी काउंसिल ऑफ इंडिया, ये कैसी बॉडी होगी, एडवाइजरी, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करेगी, चीजें माननी है नहीं माननी है ये इनके ऊपर नहीं डिपेंड करता है, ठीक है, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करेंगे। ओके, तो ये फीचर्स हैं 1858 के। आई थिंक आप लोगों ने इन सारी चीजों को लिंक कर दिया होगा, ठीक, तो इनको एक बार देख लीजिएगा। ओके, अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। अब यहाँ पे
नाम ध्यान दीजिए, इसमें क्या है, वर्ड क्या है, काउंसिल एक्ट। काउंसिल एक्ट क्या मतलब होता है, देखो जब 1857 का रिवोल्ट होता है तो 1858 में डायरेक्ट क्राउन रूल आता है, बट ब्रिटिशर्स को ना ये रियलाइज हो चुका होता है कि अगर हमने इंडियंस को गवर्नमेंट चलाने में इंक्लूड नहीं किया तो ये धीरे धीरे हमें यहाँ से भगा देंगे, ठीक है। तो इनको ये नेसेसिटी फील होती है कि हमें इंडियंस को इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व करना होगा, ओके। और ये नेसेसिटी जब इन्हें फील होती है तो इसलिए इंडियंस को ये एसोसिएट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस में, या हम बोल रहे हैं कि जो पॉलिसी होती है एसोसिएशन की, इसको फुलफिल करने के लिए ये 3 एक्ट लेकर आते हैं। कौन कौन से, पहला 1861 का एक्ट, दूसरा 1892 का एक्ट और तीसरा 1909 का एक्ट। इन तीनों एक्ट में आपको ये देखने को मिलेगा कि जो वाइसरॉय की काउंसिल होती है उसमें इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा है, कभी लेजिस्लेटिव प्रोसेस में तो कभी एग्जीक्यूटिव प्रोसेस में, तो कभी लेजिस्लेटिव जो काउंसिल होती है उसका साइज इंक्रीज किया जा रहा है, मतलब उसमें ज्यादा मेंबर्स लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों एक्ट्स में लगभग हमें यही चीजें देखने को मिलेगी। तो पहला देख लेते हैं, पहला है 1861 का एक्ट, और इसके फीचर्स क्या हैं। तो फीचर्स में सबसे पहला जो है, ये क्या करते हैं, ये बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस की बिगिनिंग हो जाती है, कहने का मतलब है कि अब इंडियंस को एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया जाता है इस एक्ट के थ्रू। कहाँ पे, वाइसरॉय की काउंसिल में। जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, या वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल कहने का मतलब है पार्लियामेंट, अभी का पार्लियामेंट, ठीक है। तो ये वाइसरॉय की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस को एसोसिएट करना स्टार्ट कर देते हैं, कहने का मतलब है कि पार्लियामेंट में इंडियंस भी इन्वॉल्व होने लगते हैं, इंडियंस भी एमपी बनने लगते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो, लेकिन होता क्या है, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं ना उसमें इन्वॉल्व किया जाता है इंडियंस को, ऑफिशियल मेंबर्स में नहीं। आप लॉ मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व कर तो रहे हो इंडियंस को, लेकिन अच्छी पोस्ट नहीं दे रहे हो, बड़ी पोस्ट पे नहीं रख रहे हो, ज्यादा वैल्यू नहीं दे रहे हो। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के तौर पे उन्हें सिर्फ नॉमिनेट किया जाता है, ओके, ठीक। नेक्स्ट, अब देखो ये नॉमिनेशन जब स्टार्ट होता है तो पहले 3 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें नॉमिनेट किया जाता है। वो 3 इंडियंस हैं, पहले हैं राजा ऑफ बनारस, दूसरे हैं महाराजा पटियाला और तीसरे हैं सर देवकर राव। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट टाइम ऐसा होता है जब इंडियंस को लॉ मेकिंग प्रोसेस में, मतलब उस टाइम की पार्लियामेंट में एसोसिएट किया जाता है, इन्वॉल्व कराया जाता है, और वो 3 इंडियंस जो ऐसा करते हैं वो होते हैं राजा ऑफ बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिलकर राव। इन तीनों लोगों को नॉमिनेट कर दिया जाता है, कहने का मतलब ये उस टाइम के एमपीज बनते हैं, ठीक है। अब दूसरा काम ये करते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट करना। देखो अंग्रेजों की हालत तो टाइट हो चुकी थी, क्यों, क्योंकि उन्होंने 1773 में सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया, सारी पावर एक जगह इकट्ठी कर लो, और फाइनली 1833 में आते आते उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, और बाकी जितने भी इनके सबऑर्डिनेट थे, चाहे वो बॉम्बे हो चाहे मद्रास हो, सबसे लेजिस्लेटिव पावर ही में थी। बट 1857 का रिवॉल्ट हुआ, लोगों ने विद्रोह कर दिया कि नहीं चाहिए हमें ये सब, है ना, आप ये जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, हम उठा के फेंक देंगे, साथ अभी गवर्नमेंट पलट देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो ब्रिटेन गवर्नमेंट को डरना ही था कि अगर हमें इंडिया में रूल करना है तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि जो इंडिया के लोग हैं वो भड़के नहीं, और हमें उन्हें ये भरोसा दिलाना होगा कि हम आपके भले के लिए हैं, हम अच्छी सरकार के लाने के लिए हैं, हम यहाँ पे अच्छे दिन लाने के लिए, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं, और इन्होंने जो गलतियां की थी सेंट्रलाइजेशन करके, वो फिर से उसको कन्वर्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में, वो फिर से उसको चेंज करते हैं, अपनी गलती को ही सुधारते हैं, ठीक। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा, जो पावर इन्होंने इकट्ठी कर रखी थी उसको धीरे धीरे रिलीज करना स्टार्ट करेंगे। तो लेजिस्लेटिव पावर्स जो थी बॉम्बे की और मद्रास की, वो वापस मिल जाती है। अब बॉम्बे और मद्रास में भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स होती हैं, अब ये लोग भी लेजिस्लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी मिल जाएगी किसको, प्रोविंसेस को, और प्रोविंसेस को पूरी तरह से फ्रीडम, पूरी तरह से ऑटोनॉमी कब मिलती है, वो मिलती है 1937 में, ठीक है। इस टाइम पे जब इलेक्शंस हो रहे होते हैं, ठीक है, 1861 से ही ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं।
मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है 1861 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फाइनली प्रोविंसेस पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज कब हो जाते हैं, प्रोविंसेस पूरी तरह से फ्री कब हो जाते हैं, तो वो होते हैं 1937 में। अब क्योंकि इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट कर दिया था, इन्होंने प्रोविंसेस को लेजिस्लेटिव पावर्स रिटर्न करना स्टार्ट कर दिया था, तो अब लगे हाथ ये काम ये बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस और पंजाब के लिए भी करते हैं। इन लोगों को भी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स दे दी जाती है। मतलब कहने का ये है कि अब ये प्रोविंसेस भी अपना लॉ खुद बना सकते हैं, अपने स्टेट के लिए, अपने प्रोविंस के लिए लॉज खुद बना सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे स्टेट्स में विधानसभा विधान परिषद होती है ना, वो लॉज बनाती है अपने स्टेट के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही है। प्रोविंसेस जो है उनकी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स खुद की है, ठीक है, वो सेंटर पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अब नेक्स्ट इस एक्ट में क्या होता है, पोर्टफोलियो सिस्टम आता है। देखो हमें पता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो रोल करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो रोल करना चाह रहे हैं हमारे यहाँ पे, तो क्या बिना डिपार्टमेंट बांटे एक काम, मतलब बिना डिपार्टमेंट बांटे सारे काम केवल वाइसरॉय कर सकता है, केवल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा इंडिया है, इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे काम हैं, कहीं डिफेंस के मैटर हैं तो कहीं होम मिनिस्ट्री के मैटर हैं, तो कहीं पे फॉरेन मिनिस्ट्री के मैटर हैं, कहीं पे कोई मिनिस्ट्री या कहीं फाइनेंस का देखना है, तो डिपार्टमेंट तो बांटने पड़ेंगे ना। अगर हम डिपार्टमेंट्स में चीजें कर देंगे तो चीजें आसान होंगी, रोल करना आसान होगा, इंडिया को चलाना आसान होगा। तो करते क्या है, पोर्टफोलियो सिस्टम रिकॉग्नाइज किया जाता है पहली बार। और पोर्टफोलियो सिस्टम में क्या होता है, डिपार्टमेंट को बांट दिया जाता है, किसके बीच में, काउंसिल के मेंबर्स के बीच में। वाइसरॉय की जो काउंसिल होती है, यहाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात हम नहीं कर रहे हैं, लॉज बनाने वाले की बात नहीं कर रहे हैं। वाइसरॉय की जो एक्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसके बीच में डिपार्टमेंट्स बांट दिए जाते हैं कि फाइनेंस आप देखोगे, होम का आप देखोगे, डिफेंस का आप देखोगे, फॉरेन का आप देखोगे, ठीक है, ताकि चीजें और इजी हो, क्योंकि बड़े लेवल पे काम करना है तो डिपार्टमेंट्स बांटना जरूरी है, ठीक। और ये जो पोर्टफोलियो सिस्टम था ना, ये अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये 1861 में इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था, ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया था 1859 में ही लॉर्ड कैनिंग के थ्रू। लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया था। नेक्स्ट इसका फीचर है वो है वाइसरॉय को पावर्स दी जाती हैं ऑर्डिनेंसेस की, वो ऑर्डिनेंसेस भी लेकर आ सकते हैं। ऑर्डिनेंसेस क्या होते हैं, देखो जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या कहने का मतलब है जो पार्लियामेंट है उस टाइम का, अगर वो सेशन में नहीं रहा या अगर वो किसी वजह से लॉज नहीं बना पाया और कंट्री में लॉज की जरूरत है, तब क्या होगा, तो वाइसरॉय के पास पावर है कि वो अपनी काउंसिल पे डिपेंड ना रहकर खुद से ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं, खुद से अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश बोलते हैं इसको, अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश मतलब आधा आदेश। जो वाइसरॉय होंगे वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। मतलब ये है कि ये भी लॉ है, ठीक, लेकिन ये पूरा टाइम नहीं चल सकता, इसकी लाइफ कितनी रहेगी, 6 मंथ्स तक। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ कहा जाता है, वो देश में चलेगा, लेकिन अगर ऑर्डिनेंस आता है, अध्यादेश आता है, तो वो आधा आदेश है। मतलब ये कि ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा, ये सिर्फ 6 मंथ तक इसकी लाइफ होती है। अभी भी वही होता है, प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू करते हैं कब, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। तो ये चीजें वैसी ही थी, फैक्ट में कुछ लर्न करने वाला नहीं है, सिर्फ समझने वाला है। पहले की चीजों को अभी से रिलेट करिए और उसको समझ लीजिए, और उसके पीछे का मोटिव क्या था वो समझ लीजिए, सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारे 5 पॉइंट्स थे 1861 में, इनको एक बार देख लीजिएगा, ओके। अब जो नेक्स्ट एक्ट आता है वो है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट। ये भी इंडियन काउंसिल एक्ट है, कहने का मतलब है इसमें भी जो वाइसरॉय की काउंसिल है उसके लिए वर्क किया जाएगा। तो सबसे पहला काम होता है, जो वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल के नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं उनका नंबर इंक्रीज करना, उसको इंक्रीज कर दिया जाता है। हमने 1861 में देखा था कि वाइसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियंस को भी एसोसिएट किया जाता है,
इंडियंस को भी इन्वॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, उस लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज बड़ा करने की कोशिश की जा रही है कि उसमें हम और ज्यादा मेंबर्स रख सकें, मतलब और ज्यादा एमपीज हो हमारे पास, और ज्यादा एमएलएज हो। ठीक है, तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज भी इंक्रीज किया जाता है, यहाँ पे और ज्यादा एमपीज जोड़े जाते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी साइज इंक्रीज किया जाता है और एमएलए भी जोड़े जाते हैं। अच्छा, ये जो मैं टर्म यूज कर रही हूँ ना, एमपी और एमएलए, ये मैं आपके समझने के लिए कर रही हूँ, ये इसका उस टाइम से कोई लेना देना नहीं, ये अभी चीजें चलती हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, बट ये उस टाइम पे नहीं था। मैं बस इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप इसको रिलेट कर पाए अभी के सिनेरियो से। ठीक है, खैर, अब ये जो नंबर्स इंक्रीज किए गए हैं उस टाइम की पार्लियामेंट में या उस टाइम की स्टेट की असेंबली में, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल या सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो वो नंबर कैसे भरे जाएंगे? क्या उनका इलेक्शन होगा? क्या उन एमपीज का, एमएलएस का इलेक्शन होगा? तो नहीं, इलेक्शन नहीं होगा, वो नॉमिनेशन के थ्रू जाएंगे, उनका नॉमिनेशन किया जाएगा। कहने का मतलब है उनका होगा इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, अब देखो इसको ना, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप इसको समझ लीजिए राज्यसभा अभी का। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को आप समझ लीजिए अभी की विधान परिषद, अभी की लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट की। तो यहाँ पे जो मेंबर्स इंक्रीज करने हैं, यहाँ पे जो एमपीज इंक्रीज करने हैं, उनका होना है नॉमिनेशन। तो उनको रिकमेंड कौन करेगा? अभी क्या होता है, अभी राज्यसभा में जो एमपीज चुने जाते हैं, जिनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, उनको इलेक्ट करता कौन है? स्टेट की असेंबली के एमएलएस। तो यहाँ भी वही हो रहा था, इनको रिकमेंड कौन कर रहा है? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, कि इन मेंबर्स को आप यहाँ पे बिठाइए, यहाँ पर नॉमिनेट करिए। और नॉमिनेशन कौन करेगा? तो ये करेंगे वाइसरॉय, जो सेंटर के हेड है। अभी कौन करता है? अभी राज्यसभा में नॉमिनेशन कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में होगा क्या होगा? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो नॉमिनेशन होगा वो कौन करेंगे? गवर्नर्स। क्यों? क्योंकि प्रोविंसेस में गवर्नर ही हेड है। और यहाँ पे रिकमेंडेशन कौन करेगा? तो अभी की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में क्या होता है? म्यूनिसिपैलिटी वाले वोट करते हैं, है ना, यूनिवर्सिटीज के लोग वोट करते हैं, टीचर्स वोट करते हैं, ग्रेजुएट्स वोट करते हैं। तो यहाँ भी वही सारी चीजें थी। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, वहां पे जो नॉमिनेशन होना था वो किसके रिकमेंडेशन पे होना था? तो वो होना था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशंस, जमींदार्स। ठीक है, तो ये सारे लोग नॉमिनेशन के लिए रिकमेंड करने वाले थे कि देखो इन मेंबर्स को यहाँ पे ले लो। ठीक है, अब ये है इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप ही है ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। बट ये जो वर्ड इलेक्शन है ना, इसको कहीं भी मेंशन नहीं किया गया था, इसको कहीं भी यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट इसका फीचर क्या होता है? नेक्स्ट इसका फीचर होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ पावर्स को बढ़ा दिया जाता है। वो पावर कौन सी होती है कि अब लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट को डिस्कस किया जा सकता है। मतलब कहने का ये है कि उस टाइम की पार्लियामेंट में अब बजट डिस्कस हो सकता है और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। अभी जैसे होता है एमपीज क्या करते हैं, है ना, पीएम से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसे कैसे किया आपने, ये स्कीम नहीं लेके आए, ये स्कीम लेकर आए तो यहाँ घोटाला कर रहे हो, यहाँ गड़बड़ कर रहे हो। तो उस टाइम पे भी एग्जीक्यूटिव की वाट लगाई जाती थी, किसके थ्रू? लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के थ्रू। ठीक है, कि आप क्वेश्चन पूछो, वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी तय करेंगे, वो खुद करेंगे तो वो ढंग से काम करेंगे, वो गवर्नमेंट के हिसाब से काम करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। अब ये जो बजट जो डिस्कस करने के लिए उन्होंने बोला है, वो बजट अभी नहीं आया है, वो बजट आ चुका है आपका 1860 में ही। ठीक है, बस यहाँ पे इन्होंने डिस्कस करने के लिए अलाउ कर दिया है। ओके, तो ये फीचर्स हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1890। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। देखो अभी तक क्या हो रहा था, 1861 में देखा कि हमने धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया था। देखो अभी तक हमने क्या देखा कि 1861 में ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को वायसरॉय की लेजिस्लेटिव काउंसिल में एसोसिएट करना स्टार्ट कर दिया था। 1892 में उस नंबर को वो धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। अब 1892 में वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि 1885 एक ऐसा टाइम होता है जब आईएनसी बन चुकी होती है। 1885 इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है होता है, और ये आईएनसी इतना प्रेशर बना रही होती है ब्रिटिशर्स पे कि उन्हें ऐसा करना ही पड़ता है।
अब 1909 में वो फिर से यही कर रहे हैं, वो फिर से लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब उसमें और इंडियंस को इंक्लूड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा, इतना भलाई क्यों, है ना, इतना क्यों सोच रहे हैं वो इंडियंस के बारे में? तो इसके पीछे भी रीजन है 1905 बंगाल का डिवीजन। अगर आपको याद हो 1905 में बंगाल का डिवीजन होता है और उसको बॉयकॉट करने के लिए, उस बंगाल के डिवीजन के विरोध में, विद्रोह में इंडियंस क्या करते हैं, स्वदेशी मूवमेंट लेकर आते हैं और जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनका बॉयकॉट कर देते हैं। एक बड़े लेवल पे विद्रोह होता है और उस विद्रोह से फिर से ब्रिटिशर्स सहम जाते हैं और ब्रिटिशर्स को डर लग जाता है कि कहीं फिर से 1857 जैसा ना हो जाए या कहीं इंडियंस इतना ना भड़क जाए कि हमें यहाँ से जाना पड़े। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं और कोशिश करते हैं इंडियंस को थोड़ा सा लॉलीपॉप पकड़ाने की कि हाँ नहीं हम आपके अच्छे के लिए करें, आप देखो तो सही हम आप कितना नंबर बढ़ाए दे रहे हैं, हमने 16 से क्या कर दिया 60 कर दिया नंबर, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, जो सेंट्रल की पार्लियामेंट है, जो इंडिया की पार्लियामेंट है, उसमें हमने मेंबर्स को 60 कर दिया। अब आइए आप लोग नहीं, हम तो बना ही नहीं रहे हैं, हम तो बस कुछ हैं, चंद लोग हैं, आप बाकी तो सारे इंडियंस ही हैं, इंडियंस ही रहेंगे, वही लॉ बनाएंगे, आप ही लोग रूल करोगे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं इंडियंस को भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, फिर से साइज को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इन्होंने 16 से 60 मेंबर्स कर दिए और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के साइज को भी इंक्रीज कर दिया। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, जो अब ठीक है, ये साइज तो इन्होंने इंक्रीज कर दिया, लेकिन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफिशियल मेंबर्स की ही होती है। अभी भी जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्हीं की मेजॉरिटी होती है, क्योंकि हमने देखा था कि जो इंडियंस हैं उनको नॉमिनेट किया जाता है एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ओके, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो ज्यादा मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे, ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, मतलब ब्रिटिशर्स ही होंगे। और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लेकिन ये थोड़ी सी छूट देते हैं, एक्सपेरिमेंट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी किसकी रहती है, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की, मतलब इंडियंस की, ठीक है। तो ये चीजें ये करते हैं। और क्या करते हैं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके फंक्शंस को और थोड़ा इंक्रीज करते हैं और बोल देते हैं कि अब आप सप्लीमेंट्री क्वेश्चन में पूछ सकते हो एग्जीक्यूटिव से। 1892 में क्या हुआ था, क्वेश्चन पूछने का अलाउ कर दिया था इन्होंने कि आप एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो। यहाँ पर यह है सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए मैं लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हूँ और मैंने किसी एग्जीक्यूटिव से पूछा कि आप ये स्कीम लेकर आ रहे हो, तो बट इस स्कीम से क्या फायदा होगा। अब उस एग्जीक्यूटिव ने मुझे कोई जवाब दिया तो मैं उसका सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। मतलब ये है कि उसके साथ लगा हुआ एक और क्वेश्चन भी उससे पूछ सकती हूँ कि नहीं ठीक है आप ये लेकर आ रहे हो लेकिन यहाँ पे तो इतना घोटाला है, फिर आप क्या करोगे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कहने का मतलब है कि एक क्वेश्चन के साथ लगा हुआ दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछ सकते हो आप, ओके। और यहाँ पे क्या अलाउ कर दिया इन्होंने, रेजोल्यूशन लाने का बजट में। 1860 में बजट आया, 1892 में बजट डिस्कस करने की पावर दे दी गई लेजिस्लेटिव काउंसिल को। अब यहाँ पे बजट में रेजोल्यूशन को भी मूव किया जा सकता है। मतलब ये है कि बजट में एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टार्ट हो चुका है, ठीक। और यहाँ पे क्या करते हैं, पहली बार हमने देखा था 1861 में पहली बार ऐसा होता है जब लॉ मेकिंग प्रोसेस में इंडियंस को एसोसिएट किया जाता है, और यहाँ पे पहली बार एग्जीक्यूटिव में इंडियंस को एसोसिएट किया जाएगा। अब इंडियंस केवल लॉ नहीं बनाएंगे, वो लॉज को एग्जीक्यूट भी करेंगे। तो अब जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है वहां भी इंडियंस आ चुके हैं, और पहले इंडियन ऐसे होते हैं जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा क्या बनते हैं, फर्स्ट लॉ मेंबर, फर्स्ट इंडियन लॉ मेंबर। ये पहले ऐसे इंडियन है जिनको लॉ मिनिस्ट्री मिलती है, ठीक है। अभी के लॉ मिनिस्टर से ही हम देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं इनको तब लॉ मिनिस्ट्री मिल चुकी है, ये लॉ मेंबर बन चुके हैं, ओके। अब ये जो एक्ट होता है, इस एक्ट को हम बोलते क्या है, तो इस एक्ट को हम मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे जो मोर्ले होते हैं वो होते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और जो मिंटो होते हैं, लॉर्ड मिंटो होते हैं, वो होते हैं वाइसरॉय, ओके। अब नेक्स्ट इसका फीचर है वो है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। अब ये क्या है, देखो
9 एक्ट के पहले एक घटना होती है 1905, बंगाल का डिवीजन। और बंगाल का डिवीजन किस बेसिस पे किया जाता है? तो वो रिलीजन के बेसिस पे किया जाता है, धर्म के बेसिस पे किया जाता है। हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश की जाती है। क्यों? क्योंकि बंगाल का जो रीजन था ना, उसमें बहुत सारे हिंदूज भी थे और बहुत सारे मुस्लिम भी थे। तो क्या किया जाता है, ईस्ट में मुस्लिम्स को अलग कर दिया जाता है और वेस्ट में हिंदूज को अलग कर दिया जाता है। बहुत बड़ा विद्रोह होता है, स्वदेशी मूवमेंट आता है और इस लेवल की यूनिटी होती है कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को राखी बांधते हैं और गले लगते हैं। ब्रिटिशर्स ये देख के झिल्ला जाते हैं, ओह माय गॉड, इतनी ज्यादा यूनिटी है इस इंडिया में, इस देश में, कैसे चलेगा? इतनी ज्यादा यूनिटी होगी तो हम तो रूल ही नहीं कर पाएंगे, आगे आगे चल के ये लोग हमें भगा ही देंगे। ठीक है, क्योंकि यूनिटी से हर व्यक्ति डरता है। तो ये करते क्या हैं, ये एक प्लान करते हैं कि हमें इस यूनिटी को ब्रेक करना होगा, हमें धीरे धीरे इनके बीच में फूट डालनी होगी, फूट डालो राज करो। तो ये इसलिए क्या करते हैं, 1909 में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं। अच्छा, 1906 में मुस्लिम लीग भी बन चुकी है, ये आप याद रखिएगा। ओके, अब ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेकर आते हैं मुस्लिम्स के लिए। अब ये है क्या, ये है सेपरेट इलेक्टोरेट। सेपरेट इलेक्टोरेट कहने का मतलब होता है कि जब इलेक्शंस होंगे ना, इनडायरेक्ट इलेक्शन से कह लीजिए, तो मुस्लिम जो कैंडिडेट होगा उसको केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट देंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए अभी कोई एमपी खड़ा होता है ना, एमपी नहीं सॉरी कैंडिडेट खड़ा होता है, किसी आपके चुनाव क्षेत्र में कोई कैंडिडेट खड़ा है, ठीक, और वो मुस्लिम है, तो केवल मुस्लिम जो लोग हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, केवल वही उसको वोट कर सके। तो ये सेपरेट इलेक्टोरेट था कि मुस्लिम कैंडिडेट को केवल मुस्लिम वोटर्स ही वोट कर सकते हैं। तो ये इन्होंने किया। तो ये यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, साफ साफ बता रहे हैं ना कि आप इस रिलीजन के हो, आप समझो इस चीज को, है ना। तो ये रिलीजन के नाम पे बांटने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने पहली बार कम्युनलिज्म को लीगलाइज कर दिया था, लीगल कर दिया था। और ये काम किया किसने, बदनाम कौन हुआ, लॉर्ड मिंटो। मिंटो कौन थे उस टाइम पे, वायसरॉय थे, है ना। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पे आज नहीं आती है, जब भी कोई स्कीम आती है तो किसके नाम से आती है, पीएम के नाम से आती है। इंदिरा गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, कौन बदनाम होता है, पीएम बदनाम होता है हमेशा। तो यहाँ पे ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक काम और करते हैं, ये सेपरेट रिप्रेजेंटेशन देते हैं प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस को, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, यूनिवर्सिटीज को और जमींदार को। ठीक है, सेपरेट रिप्रेजेंटेशन कहने का मतलब है बिल्कुल ऐसे ही जैसे मुस्लिम कैंडिडेट मुस्लिम वोटर्स के द्वारा चुने जा रहे हैं, वैसे ही जमींदार जो होंगे उनका एक हेड होगा, वो जमींदारों के द्वारा चुने जाएंगे। यूनिवर्सिटीज में भी वैसा होगा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी वैसा होगा, प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशंस में वैसा होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स थे 1909 एक्ट के। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। तो हमने 3 इंडियन काउंसिल एक्ट को पढ़ा, 1861, 1892 और 1909। इससे पहले हमने एक एक्ट देखा था 1858 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और स्टोरी फॉर्म में पढ़िएगा ताकि चीजें समझ में आ सके, हमें उसको याद रखना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक याद हो जाए। ओके, चलिए, थैंक यू।